सुधा घर से कारखाने में काम करने जाती है तो रास्ते में अचानक ही सड़क हादसे का शिकार हो जाती है। माँ, माँ, मेरी माँ को क्या हुआ डॉक्टर? प्लीज बताइए ना। आप पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं। हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो प्लीज धैर्य रखिए और सुनिए। देखिए, आपकी माताजी का एक पैर गाड़ी के नीचे आकर बुरी तरह से कुचल गया है। हमें उनका पैर काटना पड़ेगा। यह सुनकर सुहानी पर तो जैसे बिजली ही टूट पड़ती है। उसका मन बिलक बिलक कर रोने को करता है, मगर फिर भी वह खुद पर काबू रखते हुए कहती है, पर मेरी माँ की लाइफ तो सेफ रहेगी ना डॉक्टर? हाँ हाँ रहेगी, बट अब वो बैसाखियों के सहारे ही चल पाएंगे। सुधा के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। उनकी एक ही संतान थी, उनकी बेटी सुहानी। सुधा कारखाने में नौकरी करके किसी तरह उसे कॉलेज में पढ़ा रही थी, मगर अब अचानक उसका यह सपना भी टूटता नजर आ रहा था। सुधा दुखी होकर कहती है, इस सड़क हादसे ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अब मैं सुहानी को कॉलेज कैसे भेज पाऊंगी? सुधा के अपाहिज होने के साथ ही कारखाने की नौकरी भी छूट जाती है और फिर कुछ ही दिन बाद घर में कंगाली छाने लगती है। सुधा सोचती है, अब घर बैठने से काम नहीं चलेगा सुधा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन वह सुहानी को बताए बिना ही काम की तलाश में निकल जाती है। वह कई जगह काम की तलाश करती, मगर हर जगह लोगों के मजाक का पात्र ही बनती है। दुकानदार कहता है, अरे तू तो अपाहिज है, तुझे क्या काम दूं? लंगड़े लूले लोग तो भीख मांगने के लायक ही रह जाते हैं। अरे मेरी मान तो तू भी भीख मांग ले, भीख। संयोग से सुहानी अपनी माँ को इस तरह बेइज्जत होते देख लेती है। यह देखकर उसे सचमुच रोना आ जाता है। वह अपनी माँ से नाराज होते हुए कहती है, माँ, तुम्हें घर से निकलने की क्या जरूरत थी? क्या मैंने तुम्हें काम करने के लिए मजबूर किया है? नहीं सुहानी बेटी, तूने तो मजबूर नहीं किया, पर मैं काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई से जरूरी रोटी है माँ, और अब से रोटी के लिए पसीना बहाने का काम मैं करूंगी। यह कहकर सुहानी खुद काम करने के लिए कमर कस लेती है और काफी तलाशने के बाद उसे एक रेस्तरां में फूड डिलीवरी गर्ल की नौकरी मिल जाती है। रेस्तरां का मालिक सुहानी से कहता है, सुहानी, ये लो पिज्जा और इस पते पर डिलीवर कराओ। ठीक है सर। सुहानी जिस घर में पिज्जा डिलीवर करने जाती है, उस घर में अमन और अजय नाम के दो शराबी लड़के मिलते हैं। वे दोनों शराब के नशे में होते हैं। सुहानी उन्हें कहती है, ये आपका पिज्जा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की हो। आओ आओ, अंदर आओ। गरीब डिलीवरी गर्ल, जो मांगोगी वो दूंगा। हाँ, हम बड़े रईस हैं, खुश कर देंगे तुझे। सुहानी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, इसीलिए अमीर घर के बिगड़े शराबी लड़कों के मुंह लगना पसंद नहीं करती। वह सरल भाव से कहती है, देखिए, आपको पिज्जा लेना हो तो लीजिए, वरना मैं इसे वापस ले जाती हूँ। अरे मार गोली पिज्जा को, तू मेरे साथ अंदर आ। यह कहकर अजय सुहानी का हाथ पकड़कर अंदर खींचता है, मगर वह अजय के मुंह पर पिज्जा दे मारती है और साथ ही उसके गाल पर एक करारा तमाचा भी जड़ देती है। सुहानी गुस्से में कहती है, कमीने, अय्याश, शराबी, गरीब की बेटी को मुर्गी की टंगड़ी समझता है जो 2 पैसे देकर चबा लेगा। जान ले लूंगी तेरी। यह कहकर सुहानी वहां से चली जाती है और अजय देखता रह जाता है। घर आकर सुहानी माँ के सामने रोने लगती है। सुधा घबराकर पूछती है, अरे बेटी, तू इस तरह क्यों रो रही है? कुछ तो बता। गरीब की लड़की पर सबकी बुरी नजर रहती है माँ। अब मैं यह पिज्जा डिलीवरी का काम नहीं करूंगी माँ। पर हुआ क्या? सुधा के यह पूछने पर सुहानी उसे सारी बात बताती है। इस पर सुधा कहती है, बेटी, तू तो पढ़ी लिखी समझदार है, कोई और काम कर ले। उस दिन के बाद सुहानी पिज्जा डिलीवरी का काम छोड़ कोई और काम ढूंढने लगती है। फिर एक रोज घर पापड़ लेकर आती है और सोचती है,
काफी दिनों से कुछ मनपसंद चीज बनाकर नहीं खाई। क्यों ना आज पापड़ पिज्जा ट्राई करूं? यह कहकर सुहानी अपने हाथों से पापड़ पिज्जा बनाती है और फिर सुधा को पापड़ पिज्जा देते हुए कहती है, माँ, इसे खाकर बताना तो कैसा बना है? तू क्या बना लाई है? वो तो मुझे भी नहीं पता, पर लोग इसे पापड़ पिज्जा कहते हैं। सुधा पापड़ पिज्जा चखती है तो खुशी से फूल जाती है और कहती है, वाह री, तेरा पापड़ पिज्जा तो सच में बड़ा मजेदार है। यह सुनकर सुहानी बहुत खुश होती है और खुद पापड़ पिज्जा खाती है तो वह भी बहुत खुश होती है। अपने हाथ से बने पापड़ पिज्जा का लाजवाब स्वाद देख उसके मन में एक नया आइडिया आता है। वह कहती है, माँ, अगर मैं पापड़ पिज्जा बनाकर बेचूं तो कैसा रहेगा? लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, खूब चलेगा तेरा पापड़ पिज्जा। हाँ। सुधा की यह सलाह देने के कुछ दिन बाद ही सुहानी थम्स अप के साथ पापड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है और उसका पापड़ पिज्जा लोगों को खूब पसंद आता है। एक ग्राहक कहता है, वाह, ठंडे के साथ पापड़ पिज्जा खाकर तबीयत खुश हो गई। तो दूसरी ग्राहक बोली, ऐसा लजीज पापड़ पिज्जा तो बड़े बड़े रेस्तोरां में भी ना मिले। अरे भाई वाह, क्या पापड़ पिज्जा बनाती हो? ठंडा ठंडा कोला और पापड़ पिज्जा सचमुच लाजवाब है। सुहानी का काम अच्छा चलने के साथ ही उसकी खूब कमाई होने लगती है। उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती। दोनों माँ बेटी अमीरों की तरह रहने लगती हैं। सुधा कहती है, भगवान ने हमारी मौज कर दी सुहानी बेटी, अब तो हम भी बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। यह सब तुम्हारे आशीर्वाद का फल है माँ। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर बदकिस्मती से एक दिन अजय और अमन की नजर सुहानी पर पड़ जाती है। अमन कहता है, अबे ये पापड़ पिज्जा वाली तो वही लड़की है जिसने थप्पड़ मारकर तेरे गाल को सुजा दिया था। हाँ, आज मिली है ये, इसे तो मैं कभी भूल ही नहीं पाया। समझ ले, इस गरीब घमंडी लड़की से थप्पड़ का बदला लेने का टाइम आ गया दोस्त। उस दिन के बाद अमन और अजय सुहानी के आसपास घूमने लगते हैं और एक दिन जैसे ही मौका मिलता है सुहानी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। सुहानी कहती है, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मुझ गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अजय बोला, मुझे थप्पड़ मारा था तूने, गरीब कहीं की। अमन ने कहा, अब हम तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तू दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहेगी। अजय और विजय पर बदले का भूत सवार था और सुहानी को अपनी इज्जत और जिंदगी की चिंता। वह खुद को बचाने की तरकीब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर गाड़ी में रखी माँ वैष्णो की तस्वीर पर जाती है और वो कहती है, हे माँ वैष्णो, माँ, अगर तू सचमुच इस संसार में है तो अपनी इस गरीब बेटी की इज्जत बचा ले। अरे आज तुझे हमसे कोई वैष्णो, कोई दुर्गा नहीं बचा सकती। इसी तरह हंसते हुए अजय गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है, मगर तभी सड़क पर एक शेर आ जाता है। अजय घबराकर कहता है, अरे ये शेर कहाँ से आ गया? अब क्या करेंगे अजय? अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब तो जो करेगी माँ करेगी। जय माता की। अजय गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। यह देखते ही शेर दहाड़ते हुए तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है और अजय बहुत घबरा जाता है। वह चिल्लाता है, अबे शेर तो हम पर हमला कर रहा है अमन। तभी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। इस हादसे में अजय और अमन दोनों को गंभीर चोटें आती हैं और वे होश खो देते हैं, मगर सुहानी का बाल भी बांका नहीं होता। सुहानी इधर उधर देखती है तो शेर गायब मिलता है। यह देख सुहानी माँ के चमत्कार को समझ जाती है और कहती है, हे माँ, मान गई कि तू इस संसार में है और दीन दुखियों की मदद करती है। उस दिन के बाद अजय और अमन सुहानी की तरफ मुड़कर नहीं देखते और माँ की कृपा से सुहानी पापड़ पिज्जा बेचकर सचमुच अमीर बन जाती है। सुधा के पति को गुजरे 4 साल हो गए हैं। सुधा के 3 बच्चे हैं, 15 साल का महेंद्र, 12 साल की मीना और 8 साल की टीना। सुधा अपने बच्चों को पालने के लिए
गुड़ शक्कर के मिल में मजदूरी करती थी। अरे ओ सुधा, अरे जल्दी जल्दी गन्ने लगा भाई। यूं मरे मरे हाथों से काम करेगी तो काम कैसे चलेगा हैं? ठीक है लाला, मैं हाथ और तेज चलाऊंगी। एक दिन सुधा गन्ने के मिल में जाती है तो अचानक ही एक कार से टकरा जाती है और फिर वहां सड़क पर ही दम तोड़ देती है। महेंद्र, मीना और टीना को जब सुधा की मौत का पता चलता है तो वो तीनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ, पहले बापू और अब तुम छोड़कर चली गई। भैया, हम अनाथ हो गए। भैया, अब हमें खाना कौन देगा? माँ तो मर गई। टीना की यह बात सुनकर महेंद्र कहता है, माँ मर गई तो क्या, तेरा भाई तो जिंदा है, मैं पालूंगा तुम दोनों को। सुधा के मरने के बाद महेंद्र एक ढाबे पर काम करने लगता है। एक दिन महेंद्र घर आता है तो मीना कहती है, भैया, एक बात कहूँ? हाँ बोल बहन, तुझे क्या कहना है? भैया, मैं भी काम करना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को पेट भर खाना दे रहा हूँ ना, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि टीना खूब पढ़े लिखे। मीना की यह बात महेंद्र को बहुत अच्छी लगती है और वह खुश होते हुए कहता है, बात तो तूने बहुत अच्छी की है मीना, पर ये तो बता तू काम क्या करेगी? भैया, अमीर लोगों के घरों में मेड का काम कर लूंगी। इस तरह मीना अमीर लोगों के घर काम पर जाने लगती है और टीना स्कूल पढ़ने लगती है। एक दिन टीना कॉलेज से घर आती है। टीना बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लाई हूँ। पूरे 200 रुपए की है। 200 रुपए? मुझे तो 2000 की ड्रेस भी पसंद नहीं आती। अपने पास रखो इस सड़क छाप ड्रेस को। टीना को मीना से बदतमीजी करते देख महेंद्र को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे डांटते हुए कहता है, टीना, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से ऐसी बदतमीजी करते शर्म नहीं आती? इसमें शर्म कैसी भैया? आप गरीब भाई बहन के साथ रहते रहते मैं उकता गई हूँ। मुझे तो अब रहने के लिए बंगला चाहिए बस। बहन, भगवान करे तेरे नसीब में बंगलों में रहना हो। वो तो है ही भैया, मैं तुम्हारे जैसे गरीबों के साथ रहने के लिए तो बनी ही नहीं हूँ ना। अगले ही दिन टीना रोहित नाम के एक लड़के को लेकर घर आती है। रोहित कहता है, मैं टीना को बहुत पसंद करता हूँ, मेरे पास दौलत के भंडार भरे हैं, टीना उम्र भर रानी की तरह रहेगी। मेरी बहन तो है ही रानी बनने के लायक। अगर टीना ने खुद ये फैसला कर ही लिया है तो भला हम इनकार कैसे कर सकते हैं? यह कहकर महेंद्र चुप हो जाता है और फिर मीना से कहता है, शादी तो पहले तुम्हारी होनी चाहिए मीना बहन। भैया, इस हिसाब से मुझसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। चलो पहले टीना की शादी कर देते हैं। महेंद्र और मीना ने अपनी मेहनत मजदूरी करके जो पैसे बचा कर रखे थे वे टीना की शादी में खर्च हो जाते हैं। टीना और रोहित की शादी हो जाती है और टीना एक महंगी गाड़ी में मीना और महेश से मिलने आती है। मीना, तुम्हारी किस्मत में तो भगवान ने झोपड़े में रहना लिखा है। मुझे देखो, महल जैसे घर में रहती हूँ। सबकी अपनी अपनी किस्मत है बहन। टीना, बड़े बोल मत बोलो बहन, झोपड़े में रहने वाली इस गरीब बहन ने ही तुम्हें महल में रहने लायक बनाया है। छोड़ो भैया, मेरी किस्मत में महल लिखा था सो मिल गया। एक दिन मीना उदास बैठी थी तो उसे देखकर महेंद्र कहता है, मीना, तुम उदास मत हो बहन, मैं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देता हूँ। मीना महेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं देती और एक रोज महेंद्र भी एक ट्रक की चपेट में आकर दुनिया छोड़ जाता है। भैया, आप तो मेरी शादी करने वाले थे, फिर आप भी क्यों छोड़ चले? अब मेरी शादी कौन करेगा भैया? महेंद्र की मौत की खबर सुनकर टीना घर आती है तो वह मीना को तसल्ली देने के बजाय उल्टे उस पर ताने कसने लगती है। मीना बहन, मुझे बहुत दुख है कि महेंद्र भैया चल बसे। अब तुम तो अकेली ही रह गई। सब नसीब की बात है बहन। मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाती बहन, पर मेरे घर में काम वाली की जगह भी तो खाली नहीं है। टीना की यह बात सुनकर मीना को दुख तो बहुत होता है, पर वह अपना सारा दुख अंदर ही अंदर पी जाती है और कहती है, हे भगवान, दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है। जिन पर हम अपना सारा प्यार लुटा देते हैं, पता नहीं वो क्यों नफरत करते हैं।
महेंद्र की मौत के बाद मीना अकेली जरूर हो जाती है, मगर उसकी हिम्मत कम नहीं होती। वह एक दिन बैठे बैठे सोचती है, हम गरीब भी काम करते हैं और अमीर लोगों को भी काम करना पड़ता है। क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं टीना से भी अमीर बन जाऊं। यही सोचकर मीना बाजार में समोसा चाट का काम शुरू कर देती है। मीना को बहुत अच्छा समोसा चाट बनाना आता था, इसीलिए उसका काम चल भी निकलता है। ग्राहक कहते हैं, वाह जी वाह, आप तो लाजवाब समोसा चाट बनाती हैं, खाकर मजा आ गया। सच कहूं बहन, आप जैसा समोसा तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मीना दिन पर दिन पैसा कमाते जाती है और कुछ दिन बाद समोसा चाट के साथ साथ छोले भटूरे भी लगाने लगती है। वह काम में मदद करने के लिए कई नौकर भी रख लेती है। उसका यह धंधा भी चल निकलता है और कमाई कई गुना बढ़ जाती है। वह घर में नोटों का ढेर देख महेंद्र भैया को याद करते हुए कहती है, महेंद्र भैया, अगर आज तुम होते तो देखते तुम्हारी बहन कैसे अमीर बनने की सीढ़ियां चढ़ रही है। कुछ दिन बाद मीना अपनी कमाई से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है और उसमें अपने महेंद्र भैया की फोटो लगाती है और कहती है, महेंद्र भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। एक रेस्टोरेंट के बाद दूसरा और फिर तीसरा, और कुछ ही सालों में मीना कई सारे रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाती है। महल जैसी कोठी में रहने लगती है और महंगी गाड़ियों में चलती है। उधर टीना के पति का बिजनेस डूब जाता है। रोहित कहता है, टीना, हम तो कंगाल हो गए, कुछ भी तो नहीं बचा। कुछ दिन बाद रोहित और टीना घर से बेघर हो जाते हैं और किराए के मकान में रहने लगते हैं, मगर गरीबी के कारण वह ठिकाना भी उनसे छिन जाता है। मकान मालिक कहता है, अरे भाया, 4 महीने से किराया नहीं दिया, अभी के अभी घर खाली कर दो। हम गरीबों पर दया करो सेठ, थोड़ी मोहलत और दे दो। ना ना, 1 दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी, अभी के अभी घर खाली करो। न खाना न ठिकाना, टीना और रोहित के लिए भूख अभिशाप बन जाती है। एक दिन टीना सड़क पर बेहोश होकर गिर जाती है। रोहित घबरा कर कहता है, टीना, उठो टीना, बस एक बार आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। रोहित के बार बार हिलाने पर टीना को कुछ होश आ जाता है, तो वह उसे लेकर एक रेस्टोरेंट पर जाता है। भाई, मेरी पत्नी भूख से मरी जा रही है, भगवान के लिए थोड़ा खाना दे दो। मुझे रूखा सूखा जूठा वूठा कुछ भी खाने को दे दो प्लीज। टीना यह कह ही रही होती है कि तभी वहां मीना आ जाती है। टीना की ऐसी बुरी हालत उससे सहन नहीं होती। वह हैरान हो जाती है और कहती है, टीना, मेरी बहन, तेरी ये हालत कैसे? हमारी बदनसीबी के कारण दीदी, आज हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। यह सुनकर मीना को बहुत दुख होता है और वह रोहित और टीना को अपने रेस्टोरेंट में बिठाकर पेट भर खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद जब टीना को मीना की अमीरी का पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मीना से माफी मांगते हुए कहती है, दीदी, मुझे माफ करना, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में तुम्हारा बहुत अपमान किया। पगली, अब तो समझ गई ना कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो आने जाने वाली चीज है। यह कहकर मीना टीना को गले से लगा लेती है और उनको खुश देखकर महेंद्र की आत्मा बहुत खुश होती है।